बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डॉक्टर फॉस्टस। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉस्टस जो कि एक ट्रेजिक प्ले है जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, इसे क्रिस्टोफर मार्लोई भी पढ़ते हैं। जिस तरह से आपको बेहतर प्रोनाउंसिएशन लगे या जिस तरह से आप इजीली स्पेलिंग्स को याद रख लें, आपने उस तरह से इसको प्रोनाउंस कर देना है। और इस ट्रेजिक प्ले का कंप्लीट नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ बायोग्राफी के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस ट्रेजिक प्ले के बारे में ये माना जाता है कि ये रियलिटी के ऊपर यानी हकीकत के ऊपर बेस करता है, क्योंकि जब हम क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं ना, तो इसके अंदर हमने देखा था कि जर्मनी के अंदर एक वाकया ही ऐसा बंदा मौजूद था जिसको ब्लैक मैजिक यानी कि काला इल्म सीखने का बड़ा शौक होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने लाइफ बायोग्राफी के अंदर देखा हुआ है। हम बिल्कुल इस बात को एक्यूरेट नहीं कह सकते कि ये ट्रेजिक प्ले उसी बंदे के ऊपर बेस करता है जो जर्मनी के अंदर ब्लैक मैजिक सीखा करता था। ये बस एक हल्का सा इंकिशाफ किया जाता है इसकी लाइफ बायोग्राफी और इसका ये जो प्ले है इसके ऊपर। तो अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस जो कि इस ट्रेजिक प्ले का प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है। सारे ट्रेजिक प्ले ने इसके इर्द गिर्द ही घूमना है, ये इसका मेन कैरेक्टर है, हीरो है। अब ये जो डॉक्टर फॉस्टस है ना, ये अपने स्टडी रूम के अंदर बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि यार मैंने लॉ भी पढ़ लिया, लॉजिक का नॉलेज भी हासिल कर लिया, फिलॉसफी को मैंने पढ़ लिया, थियोलॉजिकल एलिमेंट्स यानी थियोलॉजिकल जो होता है ना इल्म, ये क्रिश्चियनिटी के जिस तरह से हमारे पास हमारे उलमा इकराम होते हैं, कितने हाई लेवल के ऊपर जाकर वो हमें रिलीजन की तहजीब की बातें सिखाते हैं, तो थियोलॉजिकल भी डॉक्टर फॉस्टस ने पढ़ा होता है। और इसके अलावा मेडिसन ये बारे में भी डॉक्टर फॉस्टस को काफ़ी इल्म हासिल होता है। अब डॉक्टर फॉस्टस अपने स्टडी रूम के अंदर बैठे हुए यही सोच रहा होता है कि यार मैंने दुनिया का सारा जो इल्म है वो तकरीबन हासिल कर लिया है। यानी मुझे लॉ का भी पता है, लॉजिक के बारे में भी मैं जानता हूं, फिलॉसफी का भी पता है, मेडिसिन का भी पता है, थियोलॉजिकल चीज़ें भी काफ़ी हद तक मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी रह तो मैं इंसान ही गया हूं ना। मुझे चंद एक लोग ही जानते हैं, यानी जिनको पता है कि ये डॉक्टर फॉस्टस है, इसको काफ़ी चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल है, मुझे बस वही जानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मेरा कोई ख़ास नाम नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टस ये सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा इल्म हासिल करने के बावजूद ना तो मेरे पास फेम है और ना ही पैसे हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा हो गया। मेरी कोई फेम भी नहीं, मुझे कोई जानता भी नहीं, इतना इल्म हासिल करने के बाद हूं तो मैं भी एक कॉमन मैन ही ना। तो ये तमाम चीजें ये अपने स्टडी रूम के अंदर बैठे हुए सोच रहा होता है। डॉक्टर फॉस्टस को अचानक से ख्याल आता है कि यार अगर मैं ब्लैक मैजिक यानी काला इल्म सीख लूं तो मेरी तो क्या बात होगी, मैं तो दुनिया से हट कर ही कुछ कर लूंगा ना इसके जरिए से। यानी जो मैंने पहले इल्म हासिल कर लिया है इसमें तो इतनी कोई खास बात नहीं है जो मुझको दूसरों से डिफ्रेंटिएट कर दे, दूसरों से अलहदा कर दे। लेकिन जब मैं ब्लैक मैजिक यानी काला इल्म सीखूंगा ना, तो मैं कुछ ऐसे काम करूंगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाएंगे और दुनिया के अंदर मेरा एक फेम भी बन जाएगा, मेरा एक नाम भी बन जाएगा। जब ये तमाम चीज़ें इसके माइंड के अंदर चल रही होती हैं तो इसके सामने टू एंजल्स अपीयर होते हैं, यानी गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स, जिसे इविल एंजल का नाम भी दिया गया है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अच्छे फरिश्ते और बुरे फरिश्ते इसके सामने अपीयर होते हैं। याद रखिएगा कि इस प्ले के अंदर इन्होंने बार बार अपीयर होना है और इसको इन्होंने गाइड ही करना है। एक ने नेगेटिव गाइडलाइन देनी है, दूसरे ने पॉजिटिव गाइडलाइन देनी है। अब जब गुड एंजल इसको कहता है डॉक्टर फॉस्टस देखिए आपके पास कितना इल्म है, अब ये ब्लैक मैजिक ना सीखिएगा क्योंकि आप थियोलॉजिकल चीज़ें सारी जानते हैं, यानी मज़हब के बारे में आपको सारा इल्म है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर आपने ब्लैक मैजिक को सीखा या इसको प्रमोट किया तो आप गॉड से दूर हट जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेवन की बजाय हेल में जाना पड़ेगा, यानी आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो इस पर जो इवल एंजल जो बैड एंजल होता है वो कहता है ले इसकी सुन लो, ये गुड एंजल की कितना हासिल कर लिया है, कुछ मिला है, पैसे मिले हैं, तुम्हें कोई फेम मिला है, ब्लैक मैजिक हासिल करो, देखना पैसे भी होंगे, वारे न्यारे भी होंगे। और वो कहता है दूसरी जिंदगी किसने देखी है, पता नहीं गॉड है भी कि नहीं। तो इस तरह से ये गुड एंड बैड एंजल इसको गाइडलाइन करते हैं। ये तमाम चीज़ें होने के बाद दोनों एंजल्स वहाँ से डिसअपीयर हो जाते
हैं, यानी वहां से गायब हो जाते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस ये डिसाइड करता है कि यार बैड एंजल जो इवल एंजल है ना, उसने बात तो ठीक ही है, इतना इल्म हासिल कर लिया, ना कोई फेम ना कोई पैसा, तो ब्लैक मैजिक तो मैं भाई सीखूंगा ही सीखूंगा। अब डॉक्टर फॉस्टस के 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है कर्लिस और एक होता है वेल्डिस। ये दोनों को ये बुलाता है। अब इन दोनों को ये क्यों बुलाता है डॉक्टर फॉस्टस? क्योंकि ये समथिंग यानी कुछ ना कुछ इनको ब्लैक मैजिक के बारे में पता होता है, ये छोटे मोटे जादू करके लोगों को दिखाते रहते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस इन अपने दोनों फ्रेंड्स को बुलाता है और इनसे कहता है कि मैंने ब्लैक मैजिक सीखना है, मैं ये पक्का इरादा कर चुका हूं कि मैंने ब्लैक मैजिक सीखना ही सीखना है, मुझे बताओ मैं कहां से शुरू करूं, किस तरह से मुझे ये चीजें फायदा दे सकती हैं। तो ये 2 फ्रेंड्स इसको एक ब्लैक मैजिक की बुक देते हैं और इसको कहते हैं कि आपने इस बुक को लेकर जाना है कब्रिस्तान और वहां पर किसी कब्र के ऊपर, किसी ग्रेव के ऊपर बैठकर आपने ये लाइंस पढ़नी है और जैसे ही आप ये लाइंस पढ़ेंगे तो आपके सामने सोल स्पिरिट्स यानी जो रूहें हैं वो आ जाएंगी, आप उनसे जो डिमांड करेंगे वो फिर इसको पूरा करेंगे। तो डॉक्टर फॉस्टस इसे कहता है ठीक है भाई, मैं रात को ऐसे ही करूंगा, मैं जाऊंगा कब्रिस्तान और वहां पर जाके ये जो खास मंत्र हैं, ये लाइंस वहां पे जाके मैं रीड आउट करूंगा। रात होते ही डॉक्टर फॉस्टस इस बुक को लेता है और कब्रिस्तान पहुंच जाता है और वहां पर कब्र के ऊपर बैठकर वो लाइंस पढ़ता है और एक दायरा सा भी बना लेता है जहां पर उन स्पिरिट्स ने, उन सोल्स ने, उन रूहों ने अपीयर होना होता है। अब जब ये वो लाइंस पढ़ता है तो इसके सामने एक स्पिरिट्स यानी एक सोल हाजिर होती है, एक रूह हाजिर होती है जिसका नाम होता है मेफिस्टोफेलिस। अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगाकर इस मेफिस्टोफेलिस का करैक्टर भी समझ लें ताकि ये ट्रेजिक प्ले आपको अच्छे से समझ आ सके। बेसिकली ये मेफिस्टोफेलिस भी एक एंजल यानी फरिश्ता रहा होता है जो कि गॉड के पास ही रहता था, लेकिन जब शैतान को गॉड ने निकाला था ना, यानी इब्लीस जिसे यहाँ पर लूसीफर कहा गया है, तो ये जो मेफिस्टोफेलिस है ना, ये लूसीफर के साथ ही, आपने वो स्टोरी सारी सुनी होगी ना, पैराडाइज लॉस्ट भी अगर आपने जॉन मिल्टन की पढ़ी है, या वैसे भी अगर आप किसी रिलीजियस से, क्रिश्चियनिटी से या मुस्लिमिज्म से रिलेटेड है तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो इब्लीस था इसने गॉड की, खुदा की नाफरमानी की, तो फिर गॉड ने उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इब्लीस अकेला ही यानी नहीं आया था जहन्नम के अंदर, जब उसको फेंका गया था तो इसने कुछ फरिश्तों को जो इसके फॉलोअर्स थे उनको भी भड़का दिया था कि देखें इस एडम को हम सजदा करें जिसको खुदा ने मिट्टी से बनाया है और हमने खुदा की इतनी देर इबादत की है, इतने देर वर्शिप किया है, लेकिन फिर भी हमको जो जहन्नम में फेंक दिया जा रहा है। तो इस पर कुछ फरिश्ते, कुछ एंजल्स थे जो लूसीफर के बहकावे में आ गए और उनको भी खुदा ने उसी के साथ जहन्नम में फेंक दिया था। तो ये मेफिस्टोफेलिस जो है ये लूसीफर का असिस्टेंट लगा लें, उसका पर्सनल सेक्रेटरी लगा लें, उसका सर्वेंट है। यानी सारी स्टोरी अब आपको समझ में आ गई ना। यानी जो कोई काम होता है ना, जिस तरह से कोई भी ब्लैक मैजिक जब स्टार्ट करता है तो डायरेक्ट ही इब्लीस लूसीफर नहीं आता, वो अपने असिस्टेंट जो मेफिस्टोफेलिस है उसको भेजता है, जा देख क्या कौन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस के पास अब अपीयर हुआ है मेफिस्टोफेलिस। जब मेफिस्टोफेलिस अपनी असली शक्ल में डॉक्टर फॉस्टस के सामने अपीयर होता है तो डॉक्टर फॉस्टस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और इसको ये डिमांड करता है कि तुम एक मंक की शक्ल में आओ, यानी एक साधु होता है ना, MON के मंक उसे कहते हैं, तो ये कहता है कि तुम उसकी शक्ल में आओ, एक साधु बनकर आओ, इस तरह से मुझे तुमसे डर लग रहा है। तो मेफिस्टोफेलिस जाता है और एक साधु की शक्ल में वापस आ जाता है। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस अंदर ही अंदर खुश होता है, हाँ, मेरी बात मान रहा है। और फिर डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को बताता है कि मैंने ब्लैक मैजिक सीखना है इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। और इस पर जो मेफिस्टोफेलिस है ये भी सारे का सारा अपना इंट्रोडक्शन उसे देता है कि मैं लूसीफर का सर्वेंट हूं, हम इस तरह से जहन्नम के अंदर आ गए थे। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि तुम अब जहन्नम में खड़े हुए हो, मेरे सामने खड़े हुए एवं मारी जा रहे हो, जहन्नम के अंदर हमको फेंक दिया गया। तो इस पर मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि देखें जहन्नम सिर्फ ये ही नहीं है कि हम आग के अंदर रहें, हम खुदा के पास रहे हैं, हम जन्नत के अंदर रहे हैं, अब हम जहाँ इस दुनिया के अंदर है, मीन्स ये कि हम ज़मीन पर हैं और हमारे अंदर ही ये जहन्नम है, यानी आग को हमारे अंदर डाल दिया गया है। ये पछतावा थोड़ी है कि जिसने खुदा को देखा हो, जन्नत में रहा हो और अब वो इस तरह से धक्के खाता फिर रहा हो और
और उसको पता हो कि मेरा अंजाम लास्ट के ऊपर खुदा ने किस तरह से करना है और अब मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें डॉक्टर फॉस्टस से कहते हैं कि ये जहन्नम से भी बढ़ के हैं। यहाँ पर नोट करें कि मेफिस्टोफेलिस ना चाहते हुए भी डॉक्टर फॉस्टस को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा है कि तुम बच जाओ इससे, हमने खुदा की नाफरमानी कर ली, हम यहाँ पर हेल के अंदर यानी कि जहन्नम के अंदर आए बैठे हैं। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस इसको इंडिकेट नहीं करता, ज़्यादा समझता नहीं है, वो उसकी एक ही अड़ी होती है कि भाई मैंने ब्लैक मैजिक सीखना है तो मैंने सीखना ही है। मेफिस्टोफेलिस कहता है ठीक है डॉक्टर फॉस्टस, अगर आपने ब्लैक मैजिक सीखना ही है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे क्या परवाह, मैं भी जाता हूँ लूसीफर के पास और आपके लिए एग्रीमेंट लेकर आता हूँ। एम तो नहीं ना आपको ब्लैक मैजिक सिखा देना, सारी पावर्स दे देनी। तो जब ये चला जाता है ना, मेफिस्टोफेलिस वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, लूसीफर के पास जाता है, तो डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पे अब अकेला बैठा होता है। इसके माइंड में आता है कि यार ये मैं ठीक नहीं कर रहा, खुदा को छोड़कर मैं जा रहा हूँ अब लूसीफर की तरफ यानी इब्लीस के रास्ते पर, तो ये मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा। जिस तरह से हम कहते हैं ज़मीर की आवाज़ आती है इसके अंदर से, जब ये सोच रहा होता है तो गुड एंड बैड एंजल, गुड एंड इवल एंजल भी आप कह सकते हैं, इसके सामने दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। और यहाँ पर गुड एंजल इसको कहता है कि डॉक्टर फॉस्टस बाज आ जाओ, अभी एग्रीमेंट वो लेने गया है, आपका कोई एग्रीमेंट हुआ तो नहीं ना, बाज आ जाओ, ये कुछ ठीक नहीं है। तो इस पर इवल एंजल, बैड एंजल कहता है एम ही ठीक नहीं है, क्या है डॉक्टर फॉस्टस के पास, यार अभी तुम्हारी बात बनी है, मेफिस्टोफेलिस आया है, हमें उससे नाराज़ ना करो, बल्कि एग्रीमेंट पे साइन करो, देखी जाएगा जो भी होगा। तो वैसे भी वो कहता है अब तुमने मेफिस्टोफेलिस से मिल लिया है, अब खुदा ने गुस्से के साथ तुमको देखना जहन्नम के अंदर ही फेंकना है। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस डबल माइंडेड हो जाता है, वो कहता है हाँ यार बात तो ठीक है, मेफिस्टोफेलिस को तो मैंने बुला लिया है, अगर मुझे खुदा ने जहन्नम के अंदर वाकई फेंक दिया तो मैं तो इंजॉयमेंट भी ना कर सका। तो ये तमाम चीज़ें ये सोच रहा होता है। ये तमाम गाइडलाइन देने के बाद गुड एंड बैड एंजल दोबारा से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब मेफिस्टोफेलिस एग्रीमेंट लेकर डॉक्टर फॉस्टस के सामने हाजिर हो जाता है और उसे कहता है कि 24 साल, ये आपने भी याद रखना, एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि 24 ईयर्स ओल्ड, कि 24 साल आप दुनिया के अंदर गुजारेंगे जैसे आप चाहेंगे, ठीक है, आप जो पावर्स आप लेना चाहते हैं, बारिश बरसा सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, यानी जो जो आप करना चाहते हैं वो आप कर लें, लेकिन सिर्फ 24 साल। 24 साल के बाद जो तुम्हारी रूह है ना, जो तुम्हारी सोल है, इसको तूने फिर लूसीफर को सेल कर देना है, यानी ये इब्लीस इसको जहन्नम के अंदर लेकर चला जाएगा। तो ये क्या तुम्हें मंजूर है? तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है हाँ मुझे मंजूर है। तो इसको कहता है कि अपने ब्लड के साथ यानी अपने खून के साथ यहाँ पर फिर सिग्नेचर्स कर दो। तो डॉक्टर फॉस्टस अपने ब्लड से एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स कर देता है और इस तरह 24 साल के बाद अब इसको दुनिया से जाना होता है। जब डॉक्टर फॉस्टस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है तो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि अब 24 साल तक मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि मुझे सबसे पहले तो इंटरटेन करो। तो इस पर मेफिस्टोफेलिस जो होता है वो इसको इंटरटेन करने के लिए कुछ स्पिरिट्स को यानी कुछ रूहों को बुलाता है जो इसे बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती है। तो अब डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि मैं करनी है शादी, एक खूबसूरत सी लड़की ज़रा लेकर आओ ना मेरे लिए। तो इस पर मेफिस्टोफेलिस नाराज़ हो जाता है, कहता है डॉक्टर फॉस्टस शादी तो एक जायज़ अमल है, ये तो मज़हब के अंदर भी लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, मुस्लिमिज़म के अंदर भी, शादी तो आप किसी से भी कर सकते हैं। वो कहता है शादी ना कर, उन जितनी तुम कहोगे मैं लेकर हाजिर हो जाता हूँ। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है कि यार शादी के बगैर ही, तो ये कहता है हाँ बगैर ही। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को कुछ बुक्स देता है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आप किस तरह से जब मर्जी कहाँ पे भी बारिश बरसा सकते हैं, मरे हुए को ज़िंदा कर सकते हैं, यानी तमाम इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं ना वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए से, यानी मैं ये लूसीफर करेगा ये तमाम चीज़ें। तो आपने इन बुक्स को रीड आउट करना है। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से वो बुक्स ले लेता है और इनको पढ़ता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है गुड एंड बैड एंजल्स अपीयर डिसअपीयर होते रहते हैं, इसको मुख्तलिफ तरह से गाइडलाइन देते रहते हैं। डॉक्टर फॉस्टस को बिना पछतावा होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने ये ठीक नहीं किया। अब इसके जहन में आता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। तो फिर ये सोचता है कि अगर मैं खुदकुशी भी कर ली तो मेरी जो रूह है वो तो मैंने एग्रीमेंट कर दिया, लूसीफर ले जाएगा उसे आकर, क्यों ना अब कुछ देर के लिए या तो मेरे पास टाइम बच गया है उनके अंदर दुनिया को घूम लिया जाए, दुनिया के अंदर अपना एक नाम
पैदा कर लिया जाए। तो डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से ये डिमांड करता है कि मुझे इन प्लैनेट्स की मूवमेंट के बारे में बताओ, यानी इन तमाम प्लैनेट्स को किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनाया है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। तो मेफिस्टोफेलिस इसको कहता है कि ये रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें गॉड ने बनाई है और वही इनको कंट्रोल कर रहा है। तो इस पर जो मेफिस्टोफेलिस होता है वो कहता है कि ये तुम सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये हमारी जो डिक्शनरी है उसके अगेंस्ट है, कुछ और पूछ लो। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस चुप कर जाता है। डॉक्टर फॉस्टस को भी ये तमाम चीज़ें समझ में आ रही होती है कि यार ये तमाम चीज़ें लूसीफर ने कोई नहीं बनाई, ये गॉड ने बनाई है। मैंने बताया था ना, पूरा थियोलॉजिकल का इल्म भी डॉक्टर फॉस्टस के पास होता है। बड़ा पछतावा इसको होता है और एक दिन ये कमरे के अंदर खुद को बंद करता है और रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है खुदा के सामने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ठीक नहीं किया। जब ये तमाम चीज़ें कर रहा होता है तो इसके सामने लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस और एक बिल्ज़ेबब, जिस तरह से ये लूसीफर, मेफिस्टोफेलिस और इसी तरह से बिल्ज़ेबब भी एक पहले एंजल ही रहा होता है, अब लूसीफर की पार्टी में होता है। अब ये तीनों इसके सामने अपीयर होते हैं और इसको कहते हैं क्या ड्रामा लगाया हुआ है, आपने हमारे साथ ये सोल्स एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम्हारी रूह 24 साल बाद हम लेकर जाएंगे, अब तुम गॉड से माफिया मांग रहे हो। तो इस पर डॉक्टर फॉस्टस जब इन तीनों को इनकी असली शक्ल में इकट्ठे देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद गॉड के सामने कोई प्रे नहीं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ ना कहना, अभी जो मेरा टाइम बचा है वो मुझे इंजॉय करने दो। तो इस पर लूसीफर जो है वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करता है और खुश भी हो जाता है कि चलो ठीक है, आज के बाद ये प्रेइंग नहीं करेगा। लूसीफर इसको इनाम के तौर पर 7 डेडली सीन्स देता है। अब ये 7 डेडली सीन्स आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, इनके अंदर ये देख लें, प्राइड, ग्रेडी, ग्लॉस, ये तमाम चीज़ें हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से डिमांड करता है कि मैंने सारी दुनिया को घूमना है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है ठीक है, अभी घुमा देते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस के साथ ये सारी दुनिया का चक्कर लगाता है, तरह तरह के लोगों को देखता है, मुख्तलिफ दरबारों के अंदर जाता है, अपने बड़े कमाल करके दिखाता है, मरे हुओं को जिंदा करता है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर हर दफ़ा डॉक्टर फॉस्टस ही हो रही होती है। और ये बड़ा खुश होता है क्योंकि इसकी जो फेम वाली भूख थी वो अब पूरी हो रही होती है। डॉक्टर फॉस्टस इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि चार्ल्स V जो कि किंग होता है उस वक्त इंग्लैंड का, वो इसको बुलाता है और इसको कहता है कि बड़ा नाम सुना है आपका, आप मरों को जिंदा कर सकते हैं। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है जी बादशाह सलामत, मैं कर सकता हूं। तो इसको ये कहता है कि मेरे जो फोरफादर्स हैं ना, मेरे जो अबाव अजदाद हैं, उनमें से ज़रा अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनकी जो वाइफ है, उनकी जो क्वीन है, उनको मेरे सामने ज़रा, यानी सिकंदर आज़म को और उनकी बीवी को ज़रा मेरे सामने लेकर आओ ना। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है अभी ले जी। तो इनके सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट और इसकी जो क्वीन होती है चार्ल्स V के सामने उनको अपीयर कर देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स V बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसको इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ों से नवाजता है। अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है देख रहा है मेरी शोहरत, बादशाह भी मुझसे खुश हो रहे हैं। तो ये से कहता है कि अब हमने जाना है रोम और वहाँ जाकर जो वहाँ पॉप बड़े बने हुए ना, प्रीस्ट, पादरी जो हैं, उनको मैंने अपने कमाल दिखाने हैं और रोम के अंदर भी मेरा नाम हो जाएगा। तो ये वहाँ पर जाता है, जितने भी पॉप होते हैं उनको इतने अच्छे कमाल करके दिखाता है, बड़ा उनको तंग करता है, कभी विजिबल हो जाता है, कभी इनविजिबल, यानी कभी गायब हो जाता है, कभी कहाँ से जाकर निकलता है। तो इस तरह रोम के अंदर भी डॉक्टर फॉस्टस का बड़ा बोलबाला हो जाता है। डॉक्टर फॉस्टस यहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनहोल्ट के दरबार में भी जाता है और वहाँ पर जो डचीज, ये जिस तरह से शहजादा प्रिंसेस होता है ना, ये शहजादी होती है, तो डचीज से इसे डिमांड करती है कि मुझे आप ग्रेप्स यानी अंगूर ला कर दिखाए ना, मुझे बड़े पसंद है। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि कोई बात नहीं। डॉक्टर फॉस्टस अंगूर यानी ग्रेप्स इसके सामने हाजिर कर देता है। तो डचीज बड़ी खुश होती है, कहती है कि आपने ये कैसे किया है। तो डॉक्टर फॉस्टस इसे बताता है कि देखें, दुनिया के अंदर 2 एटमॉस्फेयर्स हैं, अगर एक जगह पर गर्मी होती है तो दूसरी जगह पर सर्दी भी होती है। तो इसलिए जहाँ पर अब इनका मौसम था ना ग्रेप्स का, अंगूरों का, मैंने वहाँ से मंगवाए हैं। तो इस पर जो डचीज बड़ी खुश होती है, इसको यहाँ से भी बड़े रिवार्ड रिगार्ड के साथ नवाजा जाता है और डॉक्टर फॉस्टस का फेम पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है और बड़ी दौलत भी ये हासिल करता है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। एक दिन डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि यार इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है। तो इस पर मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि हेलन, जो इस दुनिया के अंदर सबसे ब्यूटीफुल लेडी गुजरी है, तो अब लेकिन अब तो वो मर चुकी है। तो डॉक्टर फॉस्टस कहता है मर चुकी तो क्या हुआ, तुम तो उसे ला सकते हो ना, करो मेरे सामने उसको ज़रा अपीयर। तो इस पर जो मेफिस्टोफेलिस होता है वो हेलन को डॉक्टर फॉस्टस के सामने अपीयर कर देता है। डॉक्टर फॉस्टस से देखता है कि वाकई बड़ी खूबसूरत ये तो लेडी है, ये तो बहुत ज़्यादा वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। तो यहाँ पर ना
इस ट्रेजिक प्ले के अंदर से थोड़े से एलिमेंट्स को स्किप किया हुआ है, मैं आपको बताने लगा हूँ, इनको लिखना नहीं। डॉक्टर फास्टस उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, तो इस पर गुड और बैड एंजल्स वहाँ पर दोबारा से, यानी जब ये सेक्सुअल रिलेशंस बना लेता है हेलन के साथ, तो वहाँ पर अपीयर होते हैं। तो इस पर जो गुड एंजल होता है वो कहता है कि बस अब आपने ठीक नहीं किया, देखें बहुत ज़्यादा वक्त भी गुजर गया, बड़ी तुमने गलतियां कर ली, अब खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जो इविल एंजल होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ठीक है जी, जो मैं चाहता था वो तो हो गया है। अब ये लास्ट टाइम यहाँ पर से डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके बाद ये गुड और बैड एंजल्स दोबारा प्ले के अंदर नहीं आते, तो ये ज़रा याद रख लीजिएगा। अब डॉक्टर फास्टस के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ यानी दौलत भी है, इसके पास बड़ी शोहरत भी है, फेम भी है, लेकिन इसके पास ना तो वाइफ है, यानी ये शादी तो नहीं कर सकता था, ना इसके कोई बीवी और बच्चे हैं जो कि इसकी दौलत को और इसके नाम को बाद में एंजॉय कर सकेंगे। यानी ये जो 24 साल अब कंप्लीट होने को हैं, इसके साथ ही डॉक्टर फास्टस का नाम इस दुनिया से चला जाएगा और फिर बाद में लोग किसको याद रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डॉक्टर फास्टस सोच रहा होता है और हो जाते हैं 24 साल मुकम्मल। अब डॉक्टर फास्टस अपने कमरे में बैठा हुआ घड़ी को देखता है कि 11 बज चुके हैं और 12 बजे यानी 1 घंटे बाद लूसीफर अपनी टीम के साथ आएगा और मेरी सोल को, मेरी रूह को लेकर चला जाएगा। अब डॉक्टर फास्टस बड़ा पछताता है कि मैंने गलत किया, 24 साल तो ऐसे गुजर गए, अब इसके बाद दुनिया के अंदर मेरा कोई नाम भी पता नहीं रहे या ना रहे, तो मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर लिया, अब तो मैं हमेशा के लिए हेल के अंदर, जहन्नम में ही रहूँगा। तो ये दुआ करता है, यानी ये ख्वाहिश करता है कि ये जो 1 घंटा है ये सालों के अंदर बदल जाए और कभी भी लूसीफर मेरे पास ना आ सके। तो जब ये रो गड़गड़ा रहा होता है, इतने में 12 बज जाते हैं और लूसीफर अपनी टीम के साथ आता है, इसका डॉक्टर फास्टस का गला दबाता है, इसको मार देता है और इसकी जो बॉडी होती है इसको पीसीज के अंदर यानी टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देता है और इसकी सोल को, इसकी रूह को निकालता है और अपने साथ जहन्नम के अंदर ले जाता है। यहाँ पर यह ट्रेजिक प्ले एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर फास्टस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।